Hello students, I am Anusha Srivastav and you are watching Anuraji Nursing Classes. So after a long time we are having get together and we will start with a new topic with a new subject which is mental health nursing and the topic is legal psychiatry. So let's move ahead. As we all know that mental health nursing is a crucial subject in the aspect of the health, right? Because our the definition of health itself includes physical, mental, social, and spiritual well-being, in which mental health is a basic component of the health. So, in any mental health hospital, psychiatric nurses are working 24 hours of a day. 24 घंटे वो जो साइकेट्रिक नर्सेज है वो वहां पे काम कर रही हैं, ट्रीटमेंट दे रही हैं मेंटली इल क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को गाइड कर रही है, रिलेटिव्स को गाइड कर रही है, उनके पेशेंट के राइट्स को सिक्योर कर रही है, अदर एस्पेक्ट ऑफ केयर प्रोवाइड कर रही है टू द मेंटली इल क्लाइंट्स। ठीक है, तो एज पर द लॉ दे बिकॉज मेंटली इल क्लाइंट्स आर ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब कि उनको नहीं पता कि वो जो एक्शंस कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, उन्हें नहीं पता है। तो क्या लॉज उनके ऊपर लगने चाहिए या हमारे ऊपर एज अ नर्स क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे एज अ लीगल साइकेट्री। सो फोरेंसिक साइकेट्री डील्स विद द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द साइकेट्री। साइकेट्रिक नर्सिंग या फिर साइकेट्रिक हेल्थ या मेंटल हेल्थ के लीगल एस्पेक्ट, लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को जो हमारे डील करते हैं वो क्या है, फोरेंसिक साइकेट्री। लोग बहुत सारे टर्म्स में कॉन्टैक्ट्स में आते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग या फिर साइकेट्री में, जैसे कि किसी भी मेंटली इल क्लाइंट का एडमिशन करना है इन अ मेंटल हॉस्पिटल। ठीक है, लाइक अदर हॉस्पिटल्स, मेंटल हॉस्पिटल में एडमिशंस नहीं होते। ठीक है, वहां पे एडमिशन प्रोसेस डिफरेंट होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में एडमिशन एंड डिस्चार्ज पढ़ेंगे इन ऑफ अ मेंटली इल क्लाइंट, बट सम डिफरेंसेस आर देयर। ठीक है, क्राइम अगर कोई मेंटली इल पर्सन कमिट किया है तो हम एज अ क्या रूल्स एंड रेगुलेशन करेंगे, बिकॉज अगर नॉर्मल पर्सन ने क्राइम कोई किया है तो उसे पता है, वो अपने साउंड माइंड में है कि उसको पता है कि उसने क्राइम किया है। पर जो मेंटली इल क्लाइंट है वो जब क्राइम करते हैं तो उनको नहीं पता कि वो क्राइम किया है। ठीक है, क्योंकि उनको सही और गलत में डिफ्रेंशिएट नहीं पता है, उनके माइंड में हेलुसिनेशन डेल्यूजन्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो मे बी ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो कि कमांडरी हो, उस टाइम पे किसी ऑडिटरी हेलुसिनेशन में उनको ये कमांड दिया गया कि सामने वाले को आप मार दो, तो वो मार देंगे। ठीक है, तो वो अपने साउंड माइंड में नहीं है, अनसाउंड माइंड में है, मतलब माइंड उनका अच्छा नहीं है। फॉर दैट पर्पज उनके ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लगना है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। मैरिज कब तक वैलिड है, वैलिडिटी ऑफ मैरिज। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी कुछ कुछ केसेस में, स्पेशली द गांव एरिया, द विलेज एरियाज में क्या होता है, कभी कभी लड़की या लड़का, मेल या फीमेल, जो पार्टनर होते हैं वो नहीं बताते कि मेल को कोई मेंटली इलनेस है या फिर फीमेल मेंटली इल है। ठीक है, नहीं बताते और शादी कर देते हैं, तो क्या मैरिज वैलिड होगा? ठीक है, और आफ्टर मैरिज डिवोर्स कैसे कर सकते हैं? ठीक है, डिवोर्स कैसे करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे उसके लिए, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। विटनेस, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का खून हो रहा है, ठीक है, किसी का मर्डर हो रहा है, तो उस टाइम पे जो विटनेस था, ठीक है, वो विटनेस अगर मेंटली इल होगा, ठीक है, तो हम नहीं बोल सकते ना कि वो एज अ विटनेस हम उसको नहीं रख सकते। ठीक है, देन विल, कोई भी विल देना है तो मेंटली क्लाइंट को क्या हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्या वो विल के हकदार होंगे, कंसेंट ले सकते हैं मेंटली क्लाइंट से या नहीं, राइट टू वोट है उनको या ड्रग डिपेंडेंस है। ठीक है, तो वेरियस ऐसे बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ साइकेट्री दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी होती है सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बेसिकली डील करती है विद द क्राइम्स, विद द मर्डर्स, विद द एनी क्रिमिनल सिचुएशंस। ठीक है, बट जो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक एज अ सोसाइटी पर्सन यहाँ पे हम डील करेंगे। फॉर एग्जांपल मैरिज,
डिवोर्स, विल, ठीक है, टेस्टामेंट कैपेसिटी एंड हमारा राइट टू वोट, ठीक है, ये सब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट एज अ सोसाइटी सिटीजन हमारे ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले लॉ नहीं था, बट इन जनवरी 1843 में क्या हुआ, एक यंग स्कॉट्समैन थे, डैनियल मैकनॉटन, ठीक है, उनको, जो डैनियल मैकनॉटन है, उन्होंने एडवर्ड ड्रमंड जो सेक्रेटरी थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर रॉबर्ट पील, ठीक है, डैनियल मैकनॉटन ने सर रॉबर्ट पील को, एक कमांड हेलुसिनेशन आया होगा, ठीक है, तो उन्होंने सर रॉबर्ट पील जो कि प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उनको मारने की कोशिश की, ठीक है, उनको गोली मारने की कोशिश की, पर गलती से किसको लगी, एडवर्ड ड्रमंड को, जो कि सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है। So he intended to kill the prime minister, but Drummond was assassinated by mistake. ड्रमंड को गोली लग गई, ठीक है। फिर ये एक रूल बना, द मैकनॉटन रूल, ठीक है, जो कि ये कहता है कि कोई भी अगर मेंटली इल क्लाइंट अगर किसी को मार रहा है या फिर मर्डर कर रहा है, तो वो इसलिए एज अ क्राइम नहीं कंसीडर किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब वो जिस सिचुएशन में उसने किसी को मारने की कोशिश की, उस सिचुएशन में उसके दिमाग को इतना समझ नहीं था कि वो सही और गलत की समझ रख सके, ठीक है, इसलिए वो लॉ के तहत क्राइम कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यही है मैकनॉटन रूल। मैकनॉटन रूल बहुत सारे कंट्रीज में थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा करके मॉडिफाई किया गया, पर इंडिया में सेक्शन 84 ऑफ द इंडियन पिनल कोड एक्ट 45 ऑफ 1860 ये कहता है कि कुछ भी ऑफेंस नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है जो कि एक ऐसे पर्सन के द्वारा किया जा रहा है जो जब क्राइम हुआ उस टाइम पे उसका माइंड उसका साथ नहीं दिया, मतलब उसका माइंड अनसाउंड था, सही गलत की परख नहीं कर पाया, जिसकी और वो क्या कर रहा है वो सही है या गलत उसकी परख नहीं कर पाया, इस वजह से उसको कोई भी वो क्रिमिनल कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो क्राइम कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये कौन सा रूल है? मैकनॉटन रूल। कब आया था? जनवरी में 1843 में, ठीक है। इंडिया में कब इसको लाया गया? सेक्शन 84 इंडियन पिनल कोड एक्ट 45 ऑफ 1860। नेक्स्ट, a mentally retarded person called idiot in law is not considered liable under Indian criminal law, ठीक है। मेंटली रिटार्डेड पर्सन है या इडियट इन लॉ भी कहते हैं जिनको, उनको भी दे आर ऑल्सो नॉट लाइबल अंडर इंडियन क्रिमिनल लॉ। इंडियन क्रिमिनल लॉ के अंदर वो भी लाइबल नहीं होंगे, ठीक है। द लॉ जनरली क्लासिफाइज क्रिमिनल लुनाटिक इनटू 3 क्लासेस। ये जो लॉ है वो 3 क्लासेस में क्रिमिनल लुनाटिक्स, मतलब ऐसे पर्सन जो मेंटली इल हैं और उन्होंने क्राइम किया है, उनको 3 क्लास में डिवाइड करता है। पहला है एक एन अंडर ट्रायल हु कैन नॉट स्टैंड ट्रायल बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस। ऐसे क्लाइंट्स जो कि मेंटल इलनेस की वजह से ट्रायल में जा ही नहीं सकते या खड़े ही नहीं हो सकते, ठीक है। सेकेंड है ऐसे क्लाइंट्स जो गिल्टी हैं, उनको पता है कि वो गिल्टी है बट वो इंसेन है। इंसेन इन द सेंस उनमें को उनको मेंटल इलनेस है, ठीक है। और ऐसे क्लाइंट्स जो कि क्रिमिनल थे, ठीक है, क्रिमिनल क्राइम किया, क्राइम करने के बाद वो जाके मेंटली इल हो गए, तो ऐसे 3 क्लाइंट्स होते हैं। पहले जिनको जो इतने मेंटली इल है कि स्टैंड नहीं कर सकते ट्रायल में, मतलब उनको इंसाइट बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट है। सेकेंड, जिनको इंसाइट प्रेजेंट है बट वो स्टिल मेंटली इल है, गिल्टी है बट मेंटली इल है। एंड द थर्ड क्लास इज द persons who did the mistake, who did the crime, but after that they are getting mentally ill, तो वो थर्ड क्लास में डिवाइड होते हैं, ठीक है। A class second criminal lunatic is acquitted under the law but is detained in a mental hospital for further treatment। जो हमारा क्लास सेकेंड क्रिमिनल लुनाटिक है, मतलब जो पर्सन मेंटली इल है बट गिल्टी है, इनसाइट प्रेजेंट है, उनको हम क्रिमिनल कंसिडर करेंगे, एक्विटेड एक्विशन कंसिडर करेंगे, बट उनको
जेल में नहीं रखा जाएगा, उनको पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा, उनको रखा जाएगा मेंटल हॉस्पिटल में फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। जब वो ठीक हो जाएंगे उसके बाद फर्दर डिसीजंस लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ वी विल टॉक अबाउट सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी. So there is usually a pre-assumption in the favor of sanity and the contrary must be proved. This applies both to the civil and criminal proceedings in the court of the law. Civil responsibility एक pre-assumption है in the favor of sanity. ठीक है, अगर क्लाइंट जो है वो मेंटली इल है, ठीक है, तो वो क्या सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है? ठीक है, डिवोर्स, मैरिज, विटनेस, राइट टू वोट, ये सब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है, उठा सकता है? तो वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसमें कि कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि है मैरिज, एडॉप्शन, विटनेस, टेस्टामेंटरी कैपेसिटी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्राइविंग। सो द फर्स्ट वन इज मैरिज। हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि हमारा एक्ट 25 ऑफ 1955 में आया था, वो प्रोवाइड करता है कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज अंडर सेक्शन 5, जिसमें एक कंडीशन ये है जो सेक्शन 5 के सेकेंड पार्ट में है, इंट्रोड्यूस बाय एक्ट 68 ऑफ 1976, दैट एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी, अगर मतलब मैरिज के टाइम पे कोई भी पार्टी अगर इनकेपेबल हो गिविंग अ वैलिड कंसेंट ड्यू टू द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, या फिर दो कैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड और टू सच एन एक्सटेंट to be unfit for marriage and the procreation of children, has been subject to recurrent attacks of insanity or epilepsy, any marriage solemnized in the contravention to this condition shall be voidable and may be annulled by a decree of nullity under section 12 of the, ये कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट जो है हमारा सेक्शन 5 जो एक्ट 68 ऑफ 1976 में है, वो ये कहता है कि वो तीन चीजें कह रहा है। ठीक है, फर्स्ट चीज कि कोई भी पार्टी अगर वैलिड कंसेंट नहीं दे पा रही क्योंकि वो मेंटली इल क्लाइंट है, ठीक है, या फिर अगर वो वैलिड कंसेंट दे भी रही है बट उस मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रही है और इतना सफर कर रही है कि वो अनफिट है मैरिज के लिए और चिल्ड्रंस के लिए, या फिर ऐसे क्लाइंट्स जिनको रिकरेंट एपिसोड्स आ रहे, रिकरेंट अटैक्स आ रहे हैं मेंटल इलनेस या फिर एपिलेप्सी के, ऐसे तीनों कंडीशन में जो मैरिज होगी वो अवॉइडेबल होगी, अवॉइड की जा सकती है, या फिर अगर मैरिज हो गई तो नलिफाई कर दी जाएगी अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट में। ठीक है, another ground of nullity under the same section is the fact that the consent for the marriage was obtained by fraud. अगर फ्रॉड के थ्रू दिया गया है मैरिज का कंसेंट, फॉर एग्जाम्पल के बोथ ग्रूम साइड एंड ब्राइड साइड बोथ लोगों ने या किसी एक लोगों ने झूठ बोल के शादी करा दी कि जो क्लाइंट जो पर्सन है वो दोनों ही मेंटली हेल्दी है, बट आफ्टर द मैरिज ये पता चलता है कि दोनों में से कोई एक मेंटली इल है, तो ऐसी केसेस में भी क्या होगा, वहां पे भी जो मैरिज होगी वो नलिफाई कर दी जाएगी। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिवोर्स. Divorce can be granted under Section 13 of the Act on the petition presented by either spouse on the ground that the other party has been incurably of unsound mind or suffering or intermittently from mental disorder of such a kind to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent. Section 13 जो है under Section 13 third inserted by the Act of 68 of 1976 ये कहता है कि डिवोर्स भी ग्रांट किया जाएगा अगर दोनों में से कोई एक पार्टी या पर्सन, मतलब हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक ऐसी मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है जो कि इनक्योरेबल है, ठीक नहीं हो सकती, या फिर ऐसी कंडीशन से सफर कर रहा है जिसमें उसको कॉन्टिन्यूसली मेंटल इलनेस हो रही है, या फिर एपिसोडिकली हो रही है, या फिर ऐसी मेंटल इलनेस है जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर के साथ अपनी फर्दर लाइफ नहीं स्पेंड कर सकता, नहीं जी सकता, ऐसे केसेस में डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाएगा। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 38 में, जो कि एक्ट 68 ऑफ 1976 में था। और बेसिकली बोथ द केसेस इन मैरिज एंड डिवोर्स, बोथ केसेस में मेंटल डिसऑर्डर को यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? मेंटल इलनेस
अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, मतलब मेंटल इलनेस हो, या फिर डेवलपमेंटल डिले हो, या मेंटली रिटार्डेड हो, ठीक है, साइकोपैथिक डिसऑर्डर हो या अदर डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से जो माइंड है वो डिसेबल हो जाए, ठीक है, या फिर यहाँ पे हम किजोफ्रेनिया का जो मेंटल डिसऑर्डर होता है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो मैरिज एंड डिवोर्स में ये सारी कंडीशंस आएंगी, नॉर्मल मेंटल जो मेंटल इलनेस है वो, या डेवलपमेंटल डिले हो, या मेंटल रिटार्डेशन हो, सिजोफ्रेनिया हो, या डिसेबिलिटी ऑफ माइंड हो, ठीक है। एंड जो साइकोपैथिक डिसऑर्डर है जो हम कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि जो परसिस्टेंट डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटी ऑफ माइंड, जिसकी वजह से एग्रेसिव या सीरियसली इररिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्ट हो, जिसकी वजह से दोनों पार्टी में किसी एक को हार्म हो सकता है या रिस्क हो, ऐसे कंडीशंस में भी मैरिज और डिवोर्स ग्रांट किया जाएगा, मतलब डिवोर्स ग्रांट किया जाएगा और मैरिज नलिफाई की जाएगी। अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट ऑफ 1939, a woman married under Muslim law is entitled to obtain a decree for the dissolution of the marriage on the ground of her husband being insane for a period of 2 years. मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 भी यही कहता है कि अगर जो वुमेन है किसी ऐसे मुस्लिम वुमेन है किसी ऐसे मुस्लिम मेल से मैरिज हो रही है, जो डिसोल्यूशन तभी होगा जब वो मेंटली इलनेस 2 साल से ज्यादा तक चलेगी, ठीक है। द हस्बैंड को भी ये पावर है कि वो डिवोर्स को प्रोनाउंस करे, तलाक को बोले एनी टाइम एनीवेयर विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। बट ये पहले था, अभी 3 तलाक नॉर्मली नहीं किया जाता, विद द पेपर वर्क होता है, ठीक है। एनी मैरिज पर्सन में बी ग्रांटेड डिवोर्स अंडर द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 ऑन द ग्राउंड, कोई भी पार्टी अगर अनसाउंड माइंड से सफर कर रही है तो हम एज अंडर पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट में वहां पे भी मैरिज डिवोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ मैरिज होगी वो डेट ऑफ मैरिज से 3 साल तक होनी चाहिए, तभी मैरिज को तभी डिवोर्स दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडॉप्शन। एडॉप्शन अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 78 ऑफ 1956, कोई भी हिंदू मेल जो कि साउंड माइंड है और माइनर नहीं है वो चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ। वाइफ का कंसेंट तभी लेंगे जब तक जो वाइफ हो वो मेंटली इल से सफर ना कर रही हो, तभी। अगर मेंटल इलनेस से सफर कर रही है उस टाइम पे अडॉप्शन नहीं दिया जाएगा। सिमिलरली हिंदू फीमेल में भी जो कि साउंड माइंड है, अच्छा माइंड है, नॉर्मल माइंड है, माइनर नहीं है वुमेन और नॉट मैरिड है, वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं। और अगर मैरिड है तो अगर हस्बैंड डेड हो गया है या फिर रिनाउंस हो गया या सीज टू बी अ हिंदू या हैज बीन डिक्लेयर बाय अ कोर्ट टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, उस टाइम पे फिर अडॉप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इन एडिशन द पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड शुड बी ऑफ साउंड माइंड। जो पर्सन एडॉप्शन के लिए अपना चाइल्ड दे रहे हैं वो भी क्या होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए। साउंड माइंड मतलब नॉर्मल माइंड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विटनेस के बारे में। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872, a lunatic is not competent to give evidence if he is presented by virtue of his lunacy from understanding the questions put to him and giving rational answers to them. And इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत ये कहा जाता है कि कोई भी मेंटली इल क्लाइंट वो एविडेंस के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है या विटनेस के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है अगर वो क्वेश्चंस जो उसके पूछे जा रहे हैं वो उनको समझ नहीं पा रहे और रैशनल आंसर मतलब सही से आंसर्स नहीं दे पा रहे। कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 118 के अंदर। हाउएवर such a person can give evidence during a lucid interval on discretion of the judge and the jury. नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्टामेंट्री कैपेसिटी। टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन इज रेगुलेटेड बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट 39 ऑफ 1925। सम ऑफ द salient point regarding testamentary deposition are as follows, ठीक है। A will must be in writing though it not be registered। एक जो टेस्टामेंट्री कैपेसिटी है मतलब विल जो है वो राइटिंग में होनी चाहिए, मे बी वो रजिस्टर हो ना हो डजंट मैटर, बट वो राइटिंग में होनी चाहिए। और सेकंड क्या है, वो साइन होना चाहिए बाय द टेस्टेटर, मतलब जिसने विल लिखी है उससे साइन होना चाहिए और एटलीस्ट 2 विटनेस के प्रेजेंस में साइन होना चाहिए। अ लीगैटी कैन नॉट अटेस्ट अ विल।
कोई और विल को अटेस्ट नहीं कर सकता है, ओनली द टेस्टेटर विल अटेस्ट द विल। An executor is appointed under the will by the testator to carry out its term after his death। और जो टेस्टेटर होगा वो आफ्टर डेथ तो वो नहीं देख सकता ना कि वो विल किसको जा रही है, उसने तो राइटिंग में नहीं दिया, पर वो राइटिंग वाला जो विल उसने दिया वो फॉलो हो रहा है या नहीं वो उसको नहीं पता आफ्टर डेथ। तो वो क्या करेगा, एक एग्जीक्यूटर हायर करेगा जो कि वो मतलब लॉयर हो सकता है वो, जो कि इंश्योर करेगा कि जो विल में लिखा है वही फॉलो हो आफ्टर द death of the testator। A will can be revoked or modified any time before the death of the testator। टेस्टर के डेथ के पहले जो विल होगी वो कभी भी मॉडिफाई की जा सकती है, कभी भी चेंज की जा सकती है। A will comes into effect after the death of the testator। It is said to speak from grave and to be ambulatory। जो विल होगी वो इफेक्ट में कब आएगी, मतलब विल किसको जाएगी, इफेक्ट में कब आएगी, आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। टेस्टेटर की डेथ के बाद ही जो प्रॉपर्टी होगी वो उनको ट्रांसफर होगी, जो कि विल में नाम लिखे हैं उसके पहले नहीं होगी। द टेस्टेटर मस्ट बी ऑफ साउंड एंड डिस्पोजिंग सेक्शन 59। 59 के अंदर एक्ट स्टेट दैट एवरी पर्सन ऑफ साउंड माइंड नॉट बीइंग अ माइनर मे डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय विल। कोई भी पर्सन जो साउंड माइंड के हैं, माइनर नहीं है, वो अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं और डिस्पोज भी कर सकते हैं। Explanation 4 of this section states that कोई भी पर्सन जो कैन मेक अ नो पर्सन कैन मेक अ मिल, ऐसे कोई भी पर्सन जो मेक विल मेक नहीं कर सकते हैं जब वो इंटॉक्सिकेटेड हो या फिर किसी मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हो, या उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, किसको विल दे रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो वो अपनी विल नहीं बना सकते हैं। Next, transfer of property. Under the Transfer of Property Act 1882, Section 7, only persons competent to contract are authorized to transfer property। ऐसे persons जो कि ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉपर्टी, कम्पिटेंट है मतलब मेंटली इल नहीं है, वही प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, बाकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते अगर क्लाइंट मेंटली इल है। कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 11 में एवरी पर्सन जो कि कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने में, ठीक है, कौन कॉम्पिटेंट होगा, जो मेंटली हेल्दी पर्सन होंगे। A person is said to be of sound mind for the purpose of a contract if at the time of making he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest। ओके, जो भी साउंड माइंड पर्सन है मतलब मेंटली हेल्दी पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उनको उस टाइम पे पता होता है कि वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, मेंटली इल क्लाइंट नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट। So this is all about our legal psychiatry. So I hope you guys understand about the legal psychiatry, both criminal and civil responsibility, and the McNaughton rule in the criminal responsibility, and in the civil responsibility, you guys understood about the marriage, divorce, adoption, transfer of testamentary capacity, transfer of property. So I hope you guys like our video. So please like, share, and subscribe our channel, Anuradha Nursing Classes. Thank you.